वेलकम फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साद। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास, और उसमें हमने दूसरा चैप्टर के दो वीडियो पहले देख लिए हैं। एक तो था जिसमें हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य, और दूसरा था गुप्त काल के जो शासक थे उनके बारे में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य, विज्ञान, हर्षकालीन भारत, चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य, कलहण की राज तरंगिणी और विजयनगर साम्राज्य। ये हमारे दूसरे पार्ट के कुछ बिंदु हैं जिसमें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। इसके पहले के वीडियो में हमने गुप्त शासक जितने भी हुए थे उन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब इन गुप्त शासकों के समय में किस तरह की आर्थिक स्थिति रही होगी, कला के संबंध में क्या बातें हैं, साहित्य और विज्ञान संबंधी क्या बातें हैं गुप्त साम्राज्य में, वो पढ़ेंगे हम। तो लीजिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान। उसके अंतर्गत इस युग की कला में भारतीयकरण, सौंदर्याभिव्यक्तिकरण, भावचित्रण और आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। ये जो गुप्त युग था उसमें कला का भारतीयकरण था। जो भी कलाएं, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वास्तुकला हो, और उसमें उसके साथ साथ सौंदर्य की अभिव्यक्ति थी, भावचित्रण था, सबसे बड़ी बात है, भाव संवेदनाओं का चित्रण था, और आध्यात्मिकता का अंकन भी था। इस काल में रूढ़िवादिता का अभाव था, जो आडंबर थे उनका अभाव था। स्वाभाविक और यथार्थवादिता का अंकन था। सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप सृजन हुआ। आध्यात्मिक आदर्श, कला, तकनीक की सादगी और अभिव्यंजना आपके हिंदी में आता है, जैसे जो भी बातें हो हम इस तरह से उसको प्रकट कर सकते हैं। लावण्य और लालित्य का संयमित प्रदर्शन मिलता है। ये इस युग की कला का एक बहुत बड़ी बात थी कि ये चीज़ें और किसी काल में हमको नहीं मिलती जो गुप्त काल में मिली हमको। चलिए पहले पढ़ते हैं वास्तुकला। भवन निर्माण, मंदिर निर्माण या जो भी महल निर्माण किस तरह से हुआ वास्तुकला के अंतर्गत। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुप्तकालीन मंदिर हैं वो नागर शैली यानी उत्तरी भारत संबंधी इसको कह सकते हैं हम। आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ, यहाँ की जो ये नागर शैली है इसकी विशेषताएं हैं। नागर शैली में क्या होता है, आधार पीठिका, गर्भगृह जहाँ मूर्ति विराजमान की जाती है, सभा मंडप होता है, शिखर होता है, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ, द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ, ये इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। तिगुआ का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भितरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रमुख हैं गुप्त काल के नागर शैली के। विहार, स्तूप, गुहा, चैत्य आदि निर्मित हुए। इस काल में बौद्ध धर्म संबंधी भी कई सारे काम हुए, जैसे विहार, स्तूप, गुहा, चैत्य, ये बौद्ध धर्म संबंधी निर्माण है, वास्तु है, जिनमें अजंता, बाग, एलोरा, उदयगिरी के गुहा मंदिर, धम्मेक स्तूप और महाबोधि विहार जो बोध गया में है ये मुख्य है। ये महाबोधि विहार और बोध गया पहले भी अपने आया है। श्रीलंका के एक राजा थे और उन्होंने गुप्त सम्राट से कहा था कि वहाँ पर बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। मूर्तिकला में, मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। सारनाथ से बहुत सारी मूर्तियाँ या स्तंभ या शिलालेख बहुत कुछ मिला है, स्तूप ने वो। पर मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मूर्तियाँ धातु की बनती थी, पत्थर की और मिट्टी से। तीनों प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, धातु, पत्थर और मिट्टी से। मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता उसके परिधानों की महत्ता। परिधान जो उनके वस्त्र का अंकन था वो महत्वपूर्ण था। अलंकृत प्रभा मंडल था, आभा मंडल जो होता है चेहरे के आसपास, विशेष केश सज्जा, मुद्रा आसन, आध्यात्मिकता, सरलता और भारतीकरण थे। ये भारतीकरण शब्द हमने पहले भी पढ़ा कि इस काल की ये विशेषता रही वास्तुकला में, चाहे मूर्तिकला हो, तो उसमें भारतीकरण की एक बड़ी विशेषता हमको दिखती है गुप्त काल की जो वास्तुकला और मूर्तिकला है उसमें। सुल्तानगंज की बुद्ध, मथुरा से महावीर, देवगढ़ और मथुरा की विष्णु, ऐरण और उदयगिरी की वराह की मूर्तियाँ उत्कृष्ट मूर्तिकला का उदाहरण है। ये कुछ नाम आप उदाहरण के तौर पर याद रख सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ और किस काल में बनी। तो सुल्तानगंज की बुद्ध की, मथुरा से महावीर, देवगढ़ और मथुरा की विष्णु, ऐरण और उदयगिरी की वाराह की मूर्तियाँ गुप्त कला की या गुप्त काल में
जो मूर्तिकला हुई उसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना इसी समय की गई। एक और महत्वपूर्ण बात, जो हम शिव के और पार्वती जी के फोटो देखते हैं जिसमें आधे शिव जी होते हैं आधे पार्वती जी होते हैं, अर्धनारीश्वर रूप, तो उसकी रचना इसी गुप्त काल में हुई थी, अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव का। ये आपके स्क्रीन पर गुप्त काल की वास्तुकला के कुछ चित्र हैं। ये स्तंभ हैं और स्तंभ पर देखो किस तरह से अलंकृत डिजाइनें बनाई गई है। ये किसी मंदिर का द्वार है और उस द्वार पर भी पत्थर पर कितनी बारीक कारीगरी की गई है। ठीक है, ये तो गुप्त काल की वास्तुकला का एक फोटो है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, चित्रकला गुप्त काल में किस तरह से थी। इसकी उत्कृष्टता अजंता और ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त होती है। कभी आपको जाने का मौका मिले तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ ज़रूर जाइएगा और देखिएगा किस तरह से वहाँ का चित्रकला प्रसिद्ध है और वहाँ जो मूर्तिकला भी है एक में, तो वो ज़रूर देखने लायक है। आप ज़रूर जाइएगा और देखिएगा वहाँ की उस समय की ये कला, चित्रकला। अजंता में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध और बोधिसत्व और जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ है। अजंता में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध के बारे में और जातक ग्रंथ हैं बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों की जो किताब है उसको जातक ग्रंथ कहा है। तो उन सब का वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ, किस तरह से क्या क्या हुआ होगा। जैसे कहानी में हम देखते हैं एक एक चित्र, इस चित्र के बाद दूसरा चित्र, इस तरह से वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ है अजंता में। सुंदर कल्पना, रंगों की प्रभा, रेखाओं का लालित्य, विषय वस्तु की विविधता, अभिव्यक्ति से संपन्नता और अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय हैं। यानी ये जितने भी मुख्य लक्षण हैं, गुण हैं, उसकी वजह से उनके जैसे अजंता के चित्र और कहीं नहीं मिलते। गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी सहित अवलोकेश्वर, यशोधरा और राहुल के चित्र प्रसिद्ध हैं। यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी और राहुल जो उनके पुत्र थे। तो ये गुफा संख्या जो 16 है वहाँ पर मरणासन्न राजकुमारी है एक, जो मरण अवस्था में पड़ी हुई है, उनके साथ यशोधरा, राहुल और अवलोकेश्वर यानी जो बुद्ध हैं उनके जो चित्र है वो वाकई में देखने लायक है। और गुफा संख्या 17 जिसे चित्रशाला कहा गया है उसमें माता और शिशु के चित्र सर्वोत्कृष्ट हैं। तो गुफा संख्या 16 और 17 में क्या क्या है ये ज़रूर याद रखिएगा। 16 में मरणासन्न राजकुमारी और 17 में माँ और शिशु। तो उसको याद रखने का अपना तरीका जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही, कुछ 16 में ये, 17 में ये, तो इस तरह से याद रखिएगा इसको। बाग में 9 गुफाएं मिली हैं, ग्वालियर में है ये बाग की गुफाएं, तो वहाँ बाग में 9 गुफाएं मिली हैं। लौकिक जीवन से संबंधित, परलौकिक और लौकिक, लौकिक का मतलब होता है जो हम सांसारिक जीवन जीते हैं, उस लौकिक जीवन से संबंधित चित्रों में तत्कालीन वेशभूषा, उस समय किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार का उनका पहनावा था, केश विन्यास, प्रसाधन, इन सब की जानकारी मिलती है लौकिक जीवन से संबंधित ग्वालियर में जो 9 गुफाएं हैं वहाँ पर। यहाँ संगीत और नृत्य आदि के दृश्य का चित्र भी प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य के दृश्यों का चित्र भी वहाँ पर बना हुआ है बाग गुफाओं में, जो 9 गुफाएं हैं ग्वालियर में। तो ये अजंता, एलोरा और ग्वालियर की जो गुफाएं हैं वहाँ का चित्रांकन। अजंता, एलोरा में तो मूर्तियाँ हैं। तो ये गुप्त काल की चित्रकला अति महत्वपूर्ण है। जो भारतीयकरण, जो सौंदर्य या जो अलंकार, लावण्यता है वो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। गुप्त काल का साहित्य, साहित्य का मतलब होता है जो बुक्स लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, उन सब से संबंधित। संस्कृत भाषा और जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ। संस्कृत भाषा का विकास गुप्त काल में, और जटिल अलंकारिक शैली, जटिल अलंकारिक शैली का मतलब ये होता है जैसे उस किसी को सुंदर दिखाना हो तो उसके ऊपर अलंकार जरूरी होता है। तो कुछ ऐसे शब्दों का समाविष्ट हुआ जिससे वो बात और ज़्यादा प्रभावी हो जाए, इसी को जटिल अलंकारिक शैली कहते हैं। प्रयाग और मेहरौली आदि प्रशस्ति की रचना हुई। प्रयाग प्रशस्ति हमने पढ़ा था, आप ज़रूर याद कीजिएगा पिछले जो वीडियो अगर आपने देखे हों ध्यान से। तो प्रयाग प्रशस्ति और मेहरौली प्रशस्ति किसने लिखी थी? भाष ने स्वप्न वासव दत्ता, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम
आदि सुखांत नाटक और रघुवंश जैसे महाकाव्य की रचना की। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके लेखकों का नाम और उनके आगे उनकी किताबों का नाम है। और ये सुखांत नाटक, जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, सुखांत नाटक का मतलब होता है जिसका अंत सुखमय हो। जैसे कोई नाटक होता है जिसके अंत में सब कुछ बिछड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो दुखांत होते हैं। पर जहाँ सब मिल जाते हैं, सब को खुशी मिलती है, तो वो सुखांत नाटक और रघुवंश जैसे महाकाव्य की भी रचना हुई इस गुप्त काल में। पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि को अंतिम रूप दिया गया। हमारे जितने पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, इनको अंतिम रूप दिया गया। अंतिम रूप देने का मतलब ये है कि पहले जो कुछ श्लोक नहीं थे या कुछ जोड़े गए, तो ये सब करके गुप्त काल में इसको अंतिम रूप दिया गया। अमर सिंह ने अमरकोश, चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण आदि व्याकरण ग्रंथ भी रचे। अमर सिंह जी का नाम पहले भी हमने आया था और पहले भी मैंने कहा था कि इनको याद रखिएगा। तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण की, और ऐसे कई व्याकरण ग्रंथ रचे गए। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसे नीति ग्रंथ, पंचतंत्र में बच्चों के लायक बहुत सारी कहानियाँ हैं जो विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका और दिंगनाग ने प्रमाण समुच्चय आदि दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना की। तो गुप्त काल में साहित्य का भी काफ़ी विकास हुआ। वाकपति राज घोड़वाहो, प्रवरसेन का सेतुबंध आदि प्राकृत ग्रंथों की भी रचना इसी समय हुई। तो ये साहित्य, गुप्त काल का साहित्य भी बहुत उत्कृष्ट था। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन, मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानून का संकलन हुआ। मनुस्मृति के आधार पर इन सब में, जैसे अभी एक लाइन आई थी अपने कि ये जितनी स्मृतियां हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, इनको अंतिम रूप दिया गया। तो अंतिम रूप देने के पीछे ये था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें जोड़ी गई। तो जैसे इसमें कानूनों का संकलन हुआ। कानून का संकलन का मतलब ये होता है कि जितने भी हम आध्यात्मिक बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनते आ रहे हैं कि ऐसा करने से वैसा होगा, ये जितनी भी बातें हैं, वो सभी जो कानून थे उनका संकलन इसी काल में हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्यशास्त्र आदि पक्षों का उल्लेख है। और ये जो संकलन हुआ, उन संकलनों में जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित और राज्यशास्त्र, इन चीज़ों का उल्लेख है। नारद स्मृति में व्यवहार और न्यायिक विचारों का उल्लेख है। वैसे ही जो नारद स्मृति है उसमें व्यवहार और न्यायिक विचार का उल्लेख है, परंतु ये सब किस आधार पर? मनुस्मृति के आधार पर इन सभी स्मृतियों में कानूनों का संकलन हुआ गुप्त काल में। बृहस्पति में दीवानी और फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन किया गया है। दीवानी और फौजदारी पहले भी है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके पहले के वीडियो ज़रूर देखिएगा, दीवानी क्या होता है और फौजदारी क्या होता है। कात्यायन ने कानून के 4 अंग बताए हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन। कानून के 4 अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन, ये कात्यायन ने कात्यायन जो स्मृति है उसमें लिखा गया है। अब आता है नालंदा विश्वविद्यालय। उसके पहले जो मौर्य साम्राज्य पढ़ा था हमने, तो मौर्य साम्राज्य में जो चाणक्य थे या विष्णुगुप्त थे या कौटिल्य थे, वो तक्षशिला से संबंधित थे, परंतु यहाँ पर अब नालंदा विश्वविद्यालय आ जाता है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये हमने जब शासकों के बारे में उसके पहले के वीडियो देखे थे उसमें बताया गया था कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किसने किया था, तो इसका उत्तर है गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। इसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था, जहाँ देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे ही एडमिशन की बात आती थी तो पहले परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद एडमिशन होता था, और वहाँ पर देश विदेश से, बाहर से भी कई सारे छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षक और छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा जहाँ शिक्षक और छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी, जहाँ विशाल पुस्तकालय था। धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा में एक बड़ा पुस्तकालय था जहाँ धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क इन सब के बारे में शिक्षा दी जाती थी। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, इन सब का प्रमुख विकास हुआ।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी विकास हुआ। आर्यभट्ट ने गणित और ज्योतिष संबंधी 10 गीतिक सूत्र आर्याष्टक शतक ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट को सभी जानते हैं, गणित संबंधी उनकी महत्वपूर्ण खोजें हुई और उनमें कुछ किताबें भी हैं, जैसे गणित और ज्योतिष से संबंधित है 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्टक शतक, ये आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने और उसकी धुरी पर घूर्णन करने का सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट ने पहली बार ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी जो धुरी है उस पर घूर्णन करती है, घूमती है। खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ लिखा और आर्यभट्ट के जो ग्रंथ है उनके ऊपर टीकाएं लिखी। टीका का मतलब होता है कि उसको और अलग विस्तृत रूप में समझाने के तरीके से कोई किताब उसी किताब पर लिखी जाए तो उसको टीका बोलते हैं। तो भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ लिखा और आर्यभट्ट की जो किताबें थी उनके ऊपर टीकाएं लिखी। वराहमिहिर ने भारतीय और यूनानी ज्योतिष को मिला करके रोमक और पोलिश का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वराहमिहिर ने भारत का और यूनान का दोनों का ज्योतिष मिलाकर के एक नई पद्धति शुरू की, जिसको रोमक और पोलिश का सिद्धांत कहते हैं। वराहमिहिर ने ही पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक ग्रंथों की रचना के साथ वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति और खगोल विज्ञान की विवेचना की। वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति, फिर ग्रंथों की रचना और खगोल विज्ञान जो अंतरिक्ष संबंधी बातें हैं उन सब की विवेचना की वराहमिहिर ने। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखते हैं। ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक सिद्धांत लिखे और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम जानते हैं कि विज्ञान में सभी पढ़ते हैं कि भाई न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था, परंतु गुप्त काल में इन सब चीज़ों को यहाँ पर हमारे जो पुराने दार्शनिक हुए हैं या जो गणितज्ञ हुए हैं उन सब ने इन चीज़ों को पहले ही ढूंढ लिया था। वाग्भट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। वाग्भट्ट ने एक आयुर्वेद संबंधी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको कहते हैं अष्टांग हृदय, उसकी रचना की। धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और शल्य चिकित्सक थे। धन्वंतरी थे वो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और शल्य चिकित्सक थे। पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। पालकाप्य थे, उन्होंने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा जो हाथियों की चिकित्सा से, हाथियों की दवाई से संबंधित था। भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कणाद ऋषि ने अणु सिद्धांत, याद रखने के लिए भी ठीक रहेगा, कणाद अणु, और एक वैशेषिक दर्शन का भी प्रतिपादन किया। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे जिन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों से रोग के निवारण को प्रमाणित किया और पारद का आविष्कार किया, पारे का आविष्कार किया। चांदी और सोना से रोगों का निवारण होता है ये प्रमाणित किया नागार्जुन ने, जो रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे, और पारद का आविष्कार किया। तकनीकी के क्षेत्र में मेहरौली का लौह स्तंभ सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सभी जानते हैं कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उस पर आज तक जंग नहीं लगा है, जो बाहर धूप में, वर्षा में, हवा में खुला ही खड़ा है। तो ये तकनीकी या रसायन का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है कि उस समय की कितनी उत्कृष्ट तकनीकी रही होगी कि उन्होंने उसमें पता नहीं ऐसा क्या मिलाया जिसकी वजह से आज तक उस लोहे के स्तंभ पर जंग नहीं लगा है। सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। 1 टन तांबे की खड़ी मूर्ति सुल्तानगंज में मिली है और ये गुप्त काल की देन है। हमने अभी तक जो भी बड़ा विज्ञान, प्रौद्योगिकी या अन्य जितनी बातें सभी गुप्त काल की ही देन है। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। आर्थिक जीवन में पहला पॉइंट आता है कृषि, खेती। स्मृतियाँ, बृहद संहिता और अमर कोश में गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। जितनी स्मृतियाँ हैं, बृहद संहिता है और अमर कोश जो अमर सिंह ने लिखा था, उसमें गुप्त काल की कृषि के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। बृहद संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीके बताए गए हैं। जो बृहद संहिता है उसमें बीज संबंधी और मिट्टी का उपजाऊपन के बारे में तरीके बताए गए हैं। गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया, जिसमें उदाहरण है अपना
गिरनार में सुदर्शन झील, जो अपने इसके पहले के वीडियो में देखा था हमने कि गिरनार में किस तरह से सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई हेतु कराया गया और उसका फिर जीर्णोद्धार भी हुआ। सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। पारंपरिक तौर पर जैसे से खेती होती है वैसे ही सिंचाई भी पारंपरिक तौर पर की जाती थी। अमरकोश में उपज की विभिन्न वस्तुओं के नाम मिलते हैं। फिर से वही किताब आई अमर सिंह के द्वारा लिखी गई, उसमें विभिन्न उपज संबंधी वस्तुओं के नाम हैं, जैसे गेहूँ, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तेल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च, इन सभी उपज संबंधी नाम अमरकोश में है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। जमीन कितने प्रकार की होती है, तो अमरकोश में 12 प्रकार की जमीन लिखी गई है, जिसमें 5 प्रकार की तो हैं क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, सील और अपृहत भूमि, और अन्य 7 और प्रकार हैं। अमरकोश में 12 प्रकार की जमीन का उल्लेख है। बृहद संहिता में 3 फसलों का उल्लेख है। इसके पहले भी हमने बृहद संहिता में पढ़ा था। बृहद संहिता में बीजों की गुणवत्ता और धरती की उर्वरा शक्ति है। इसके अलावा 3 फसलों का भी उल्लेख है। एक फसल श्रावण के महीने में, दूसरी बसंत में, और तीसरी है वो चैत्र या वैशाख में तैयार होती थी। तो जैसे हमारे सर्दी, गर्मी, वर्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से बृहद संहिता में 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख है, जिसको हम रबी, खरीफ और जायद की फसलें भी कह सकते हैं। अगला है आर्थिक जीवन में पशुपालन। कामंदकीय नीति सार के अनुसार गोपालन वैश्य का पेशा है। गोपालन यानी गायों को पालना वैश्य का पेशा है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये प्रकार थे जो वर्ण थे, उस वर्णों में गोपालन यानी गायों को पालने का पेशा वैश्य का है, ऐसा कामंदकीय नीति में लिखा गया है उस समय गुप्त काल में। अमरकोश में पालतू पशु के रूप में गाय, घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बताए गए हैं कि ये पालतू पशु थे उस समय से। बैल हल चलाने के काम आते थे और सामान ढोने के काम आता था। जो बैल परंपरागत, जो आज भी हम कई जगह देखते हैं, ये काम आता है बैल। आर्थिक जीवन में अगला है उद्योग एवं शिल्प। इस समय धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, पाषाण शिल्प और हाथी दांत का काम, ये उद्योग वहाँ पर विशेष रूप से प्रगति हुई इन उद्योगों की। धातु विज्ञान का अद्भुत उदाहरण महरौली दिल्ली का लौह स्तंभ है, जो आज भी बिना जंग लगे अक्षत खड़ा है। ये भी थोड़ी देर पहले ही इसका उदाहरण हमने देखा था। दिल्ली में जो महरौली में लौह स्तंभ है वो आज भी बिना जंग लगे खड़ा है, बिना अक्षत हुए, बिना टूटे। सुल्तानगंज बिहार में तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति, अभी हमने पढ़ा था 1 टन तांबे की मूर्ति, ताम्र शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में है। और वो जो मूर्ति थी तांबे की सुल्तानगंज में, वो अभी इंग्लैंड के संग्रहालय में है। आर्थिक जीवन में अगला वही उद्योग एवं शिल्प। धातु शिल्प के रूप में सिक्के और ताम्रपत्र पर लगी मोहरें श्रेष्ठ उदाहरण है, जो उस जमाने में से आज तक अभी तक हैं हमारे पास। उनके उदाहरण के रूप में तांबे के सिक्के या धातु के सिक्के और ताम्रपत्र पर लगी मोहरें। गुप्त काल की सहस्त्रों कलात्मक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो उस समय अधिक संपन्नता की उदाहरण है, कलात्मक सौंदर्य और तकनीकी कौशल का उदाहरण है। कई सारी स्वर्ण मुद्राएं, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं हमको गुप्त काल से मिली हैं, और वो भी हमने देखा था कि बयाना जो था वहाँ से बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। तो ये उस समय की तकनीकी कौशल, कलात्मकता और आर्थिक संपन्नता, क्योंकि सोने की मोहरें या सोने के सिक्के, फिर चांदी के सिक्के, फिर स्टील के सिक्के, और फिर नोटें कागज़ की, और फिर ई मुद्रा, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्नता का हम पैमाना मान सकते हैं कि सोने की अगर सिक्के होंगे तो कितनी आर्थिक संपन्नता रही होगी। गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए थे। ये जीके के लिए याद रखिएगा कि गुप्त काल के अंदर सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के सिक्कों के अलावा चांदी और तांबे की मुद्राओं का भी प्रयोग किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो ये याद भी रहेगा, प्रथम ने पहली बार गुप्त काल में सिक्के चलाए, और द्वितीय ने सोने के अलावा चांदी और तांबे की मुद्राओं का भी प्रयोग किया। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया, और
उन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कुमारगुप्त दो कारणों से अपने प्रसिद्ध हुए, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा सबसे ज़्यादा सिक्के प्रचलन में लाने के लिए, और उनको दिनार कहा गया था। आज की भाषा में, आज के माहौल में जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो है मुद्राएं, उनको दिनार कहा जाता है। फायान के अनुसार आम जनता वस्तुओं का विनिमय कौड़ियों से काम चलाती थी। या तो आम वस्तुओं का विनिमय करते थे या कौड़ियाँ होती थी किसी भी चीज़ का दाम करने के लिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को दे देना, बदले कर देना, या कौड़ियों से उस चीज़ को खरीदना। ये दो काम होते थे आम जनता के लिए। अमरकोश में गुप्त काल का वस्त्र निर्माण भी उल्लेखनीय है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश में गुप्त काल का वस्त्र निर्माण भी उल्लेखनीय है। इसमें रेशम का कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन है। रेशम का कपड़ा हमारा बहुत प्रसिद्ध था, जो विदेशों में इसकी बहुत मांग थी, तो गुप्त काल में ये कपड़ा बुनने की प्रक्रिया का भी पूरा उल्लेख अमरकोश में लिखा गया है। इस काल में धनी व्यक्तियों के लिए बहुत बारीक कपड़ा बनाया जाता था। कपड़े में थोड़ा परिवर्तन था कि जो अमीर थे वो बहुत बारीक कपड़ा पहनते थे, जो गरीब थे वो मोटा कपड़ा पहनते थे गुप्त काल में। ये भी हम इससे जानकारी ले सकते हैं। भारत के उत्तर दक्षिण में और विदेशी बाज़ारों में भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग थी। ये तो कपड़ा हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध था और यहाँ की कारीगरी, यहाँ की जो कलात्मकता थी वो विदेशों में बहुत उसकी डिमांड थी। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज़ों ने वो जो मशीनों से काम चलाना शुरू किया और मशीनों से जो सस्ता कपड़ा आया, तो फिर यहाँ के जितने भी उद्योग धंधे थे वो सब नष्ट हो गए। वरना उस समय जो गुप्त काल में हम भी पढ़ ही रहे हैं कि विदेशी बाज़ारों में और उत्तर दक्षिण में भारतीय कपड़ों की बहुत मांग थी। बृहद संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। बृहद संहिता और अमरकोश, इन दोनों में बहुत ज़्यादा विवरण दे रखा है उद्योग धंधों का या आर्थिक जीवन संबंधी। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण, रजत यानी सोना और चांदी के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी प्रयोग किया जाता था। सोने चांदी के अलावा कई रत्नों का भी प्रयोग होता था आभूषण बनाने में। गुप्त काल में काष्ठ शिल्प विकसित अवस्था में था। लकड़ियों पर जो कारीगरी है वो भी विकसित अवस्था में थी। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थान पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। हाथी दांत की मोहरें कहाँ मिली हैं? इलाहाबाद के पास भीत नामक स्थान पर, वो गुप्त काल की हैं। आर्थिक जीवन में अगला है श्रेणी संगठन। श्रेणी संगठन का मतलब होता है कि किस तरह से उनके जो कमेटियाँ थी वो कमेटियाँ बनी हुई थी और उन कमेटियों के माध्यम से किस तरह से वो उनका जो व्यापार था, उद्योग धंधा था, वो करते थे। शिल्पी, उद्यमी और व्यापारियों ने अपने अपने संघ बना रखे थे। जैसे आजकल अपने व्यापारिक संघ होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, ठीक वैसे ही उस समय अपने अपने संघ बना रखे थे जिन्हें श्रेणी, निगम या गण कहा जाता था। अपने व्यवसायों के संचालन के लिए उनके अपने नियम थे और कोष थे। उनके अपने नियम थे, सभी व्यापारियों का एक नियम बने हुए थे, संहिता बनी हुई थी जिसके अंतर्गत उनको चलना होता था। और कोष थे। कोष का मतलब ये होता है कि कभी किसी व्यापारी को कुछ रुपये पैसे की ज़रूरत पड़ी व्यापार के लिए तो उचित ब्याज पर उनको दिया जा सके, ऐसे कोष थे जो आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे। व्यापार और उद्योग श्रेणियों में संगठित थे, जैसे वस्त्र उद्योग, बैंकिंग उद्योग, सभी का अलग अलग श्रेणियाँ थी हर व्यापार की। श्रेणियाँ आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी और ये जो श्रेणियाँ थी, ये कमेटियाँ थी, वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी। जैसे ये भी अपन ने पढ़ा था कि ये बैंक नियम और कोष थे, तो कोष उनके पास होंगे तभी आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे और समाज उपयोगी कार्य करते थे। ये व्यापारियों के तो बैंकों की तरह काम करते ही थे, पर एक्सेस जो मनी होती थी, एक्सेस जो उनके पास धन होता था, उससे समाज उपयोगी कार्य करते थे। जैसे सभागृह को बनवाना है या यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, जलाशय, विश्राम गृह, मंदिरों का निर्माण, ये सब ये श्रेणियाँ करती थी। मंदसौर के कुमार गुप्तकालीन लेख के अनुसार मंदसौर में तंतुवाहों यानी जुलाहों की एक श्रेणी थी जो कपड़ों संबंधी काम करती थी। जुलाहों की एक श्रेणी थी जिन्होंने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। मंदसौर का जो गुप्तकालीन लेख है उसके अनुसार वहाँ के जुलाहों ने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी।
श्रेणी के प्रधान का पद ज्येष्ठक कहलाता था। जो उसका बॉस होता था उस कमेटी का, उस श्रेणी का, उसको ज्येष्ठक कहते थे और वो आनुवंशिक होता था। यानी अभी पिताजी बैठे हैं उस ज्येष्ठक के पद पर, तो आगे उनका बेटा बैठेगा, ऐसा पद आनुवंशिक था श्रेणी के प्रधान का। नालंदा और वैशाली से गुप्तकालीन श्रेणियों, सार्थवाहों और कुलिकों की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि ये सभी श्रेणियां बनी हुई थी और उनके कुछ विशेषाधिकार भी दिए हुए थे। निगम श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी। ये जो श्रेणी या कमेटी है उससे बड़ी संस्था होती थी निगम, जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य होती थी, और जितनी ये श्रेणियां हैं वो उस निगम की सदस्य होती थी। अर्थात व्यापारिक समितियों को निगम कहते थे। जो बड़ी संस्थाएं थी उनको निगम, उससे छोटी संस्था थी उनको श्रेणी कहते थे। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहते थे। अब ये जो श्रेणी थी उसके तो जो मुखिया था उसको ज्येष्ठक कहा, तो इस व्यापारिक कारवां को नेतृत्व करने वाला सार्थवाह कहलाता है। यानी निगम के जो बॉस थे उनको सार्थवाह कहते थे उनके ऊपर, और निगम का जो प्रधान होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे। सबसे ऊपर सार्थवाह, सार्थवाह के बाद श्रेष्ठी, और श्रेष्ठी के बाद ज्येष्ठक। ठीक है, जो भी व्यापारिक कारवां है उसका सार्थवाह, उसके नीचे आती थी निगम, तो निगम का जो अधिकारी होता था प्रधान उसको श्रेष्ठी, और निगम के बाद आती थी श्रेणियाँ, और श्रेणियों के जो पदाधिकारी हैं उनको ज्येष्ठक कहते हैं। तो सार्थवाह, सार्थवाह के बाद श्रेष्ठी, और श्रेष्ठी के बाद ज्येष्ठक। इस तरह से क्रम याद रखना है। ये बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था, श्रेणी संगठन, और उसके ऊपर निगम। गुप्त काल में व्यापार एवं उद्योग, अभी हम आर्थिक जीवन जो पढ़ रहे हैं उसमें व्यापार और उद्योग किस तरह से थे। दो तरह से व्यापार होता था, आंतरिक और विदेशी व्यापार। आंतरिक का मतलब अपने भारत देश में ही जितने भी अलग अलग प्रांत होंगे उन सब में, और विदेशी व्यापार जो दूसरे देशों के साथ होता था। तो पहले पढ़ते हैं आंतरिक व्यापार। यह सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। उस समय भी इस देश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ये नदियों का परिवहन के रूप में इस्तेमाल करते थे, सड़कें तो थी ही। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल थी। जो आंतरिक व्यापार था उसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं व्यापार में ली जाती थी, जिन्हें नगरों और ग्रामों के बाजारों में बेचा जाता था। साथ में दूरस्थ प्रदेशों से लाई गई विलासितापूर्ण वस्तुएं भी इनमें थी। तो एक तो दैनिक उपयोग की चीज़ें और विलासितापूर्ण वस्तुएं आंतरिक व्यापार में ली जाती थी। नारद और बृहस्पति स्मृति में क्रेता और विक्रेता, क्रेता का मतलब होता है जो खरीदने वाला है, और विक्रेता यानी जो बेचने वाला है, यानी ये जो ग्राहक और ये दुकानदार या व्यापारी। तो ग्राहक और दुकान जो व्यापारी है उनके हितों की रक्षा हेतु नियम और विनियम बनाए गए थे, जो नारद और बृहस्पति स्मृति में लिखे गए हैं। यात्रा सुरक्षित थी। चीनी यात्री फायान ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं असुरक्षा महसूस नहीं की। चीनी यात्री ने ये साबित किया और उन्होंने लिखा कि देश में कहीं पर भी कोई असुरक्षा का माहौल नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं, कहीं चोर डाकू और लुटेरों का भय नहीं है। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, और उज्जैन के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि किस तरह से व्यापारिक बड़ा केंद्र होने की वजह से, या जो नौसेना के लिए या जल के मार्गों के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान था, और इसीलिए इसको मिलाया था एक राजा ने अपने साम्राज्य में। ये हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है, तो आप ज़रूर देखिए अगर आप भूल गए हैं तो। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग उज्जैन की ओर जाते थे। हर कोने से, देश के हर कोने से मार्ग उज्जैन की ओर जाते थे। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान ये प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र थे। प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र गुप्त काल में पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान थे। आगे बढ़ते हैं व्यापार और उद्योग में गुप्त काल में, और उसमें है अब विदेशी व्यापार। हमने आंतरिक व्यापार देखा जिसमें मुख्य रूप से दैनिक उपयोग की वस्तुओं और विलासिता की कुछ वस्तुएं आंतरिक व्यापार में थी। विदेशी व्यापार में क्या होता है? चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बेजेंटाइन जो रोमन साम्राज्य कहलाता है, और हिंद महासागर के द्वीप सामुद्रिक व्यापार से उस समय गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए थे। चीन का प्रसिद्ध रेशम चिनानशुक भारत के बाज़ारों में लोकप्रिय था, और चीन का जो एक रेशम है जो भारत के बाज़ारों में भी लोकप्रिय था, जिसको चिनानशुक कहा है। तो चिनानशुक क्या था? वो था
चीन का प्रसिद्ध रेशम, और वो गुप्त काल से संबंधित है। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बेजेंटाइन साम्राज्य में व्यापार की वृद्धि हुई, जहां निर्यात में रेशम और मसाले प्रमुख थे। तो यहाँ से निर्यात किया जाता था रेशम और मसालों को रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बेजेंटाइन में। भृगु कच्छ, जो आजकल भड़ोच कहते हैं, पश्चिमी समुद्र तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। भृगु कच्छ जो गुजरात में है, पश्चिमी समुद्र तट पर। इसके अलावा कैम्बे, सोपार और कल्याण नामक बंदरगाह भी थे, जहाँ से विदेशियों को व्यापार होता था। पूर्वी तट के बंदरगाह में घंटशाला, कदुरा और गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति था, जो पूर्वी तट पर था। पश्चिमी में हमने देख लिया भृगु कच्छ, कैम्बे, सोपार और कल्याण, और पूर्वी तट पर थे घंटशाला, कदुरा और गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति पूरा जो भारत था उसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ताम्रलिप्ति जो पूर्वी तट पर था, अपने बंगाल की खाड़ी के आसपास, तो ये पूरा जो भारत है उसका समुद्री का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। रघुवंश जो महाकाव्य है और 10 कुमार चरित में ताम्रलिप्ति से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख है। ये महाकाव्य रघुवंश में भी और 10 कुमार चरित में भी ताम्रलिप्ति से जो समुद्र का व्यापार होता था उसका उल्लेख है। भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत और अरब, ईरान और बैक्ट्रिया से घोड़ों का आयात होता था। हमारे देश में चीन से रेशम आता था, जिसको चिनांशुक कहा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इथोपिया से हाथी दांत को लाया जाता था, और अरब, ईरान और बैक्ट्रिया से घोड़े यहाँ भारत में आते थे, आयात होता था। मसाले, मोती, वस्त्र, हाथी दांत और नील का निर्यात किया जाता था। और जो यहाँ से दूसरे देशों में जाते थे वो चीज़ें हैं मसाले, मोती, वस्त्र, हाथी दांत और नील, ये दूसरे देशों में बेची जाती थी चीज़ें। अगला है आर्थिक जीवन में राजस्व के स्रोत। टैक्स या राजा को जो भी आय होती थी वो कहाँ से होती थी। भू राजस्व राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था, जिसमें निम्नलिखित कर थे। भू राजस्व यानी जमीन से जो रकम होती है, भूमि से जो रकम मिलती थी राजा को, उसमें कर कौन कौन से थे। पहला है भाग। भाग भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला 1/6 हिस्सा था। जमीन में जो भी उत्पादित हुआ उसका 1/6 भाग यानी छठा हिस्सा राजा को दिया जाता था। दूसरा था भोग, और वो है फल, फूल, सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। जितने भी उपज होती थी उसमें फल, फूल और सब्जियों के रूप में भी कर दिया जाता था। फिर है ऊपरी कर एवं उद्रंग। यह भी एक प्रकार के भूमि कर ही थे। ऊपरी कर और उद्रंग थे, वो एक प्रकार के जमीन के ही कर थे। तो ये भाग, भोग और ऊपरी कर या उद्रंग ये राजस्व के स्रोत थे। भूमि कर की अदायगी नकद, हिरण्य को सोना कहा जाता, नकद के रूप में भी ली जाती थी, और अन्न यानी मेय के रूप में भी ली जाती थी। दोनों तरफ से टैक्स जो जमीन का आता है राजस्व वो लिया जाता था, नकद भी और अनाज के रूप में भी। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। ये हमने भी अब थोड़ी देर पहले देखा था 1/6। तो कुल उत्पादन जितना भी हुआ या तो इसका चौथा हिस्सा या छठा हिस्सा राजस्व के रूप में देना पड़ता था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सोने की बहुत ज़्यादा मात्रा थी, और शायद जो हम कविताओं में, गीतों में सुनते हैं सोने की चिड़िया, तो वो सोने की चिड़िया शायद यही गुप्त काल था, इसलिए उस समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजस्व के स्रोत में अगला फायान के अनुसार धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना, ये सब बताया गया है। फायान ने बताया है कि उस समय धार्मिक सहिष्णुता थी, सरल दंड व्यवस्था थी, और घरों में कोई ताला नहीं लगाता था, मतलब चोर, डाकू, लुटेरों का कोई भय नहीं था, और प्याज, लहसुन का सेवन नहीं किया जाता था, यानी भोजन भी सात्विक होता था, जो समाज में अपराध वृद्धि की न्यूनता और सात्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि समाज में अपराध वृत्ति नहीं थी और सात्विक प्रवृत्ति थी। मौर्य साम्राज्य के पश्चात पहली बार राजनीतिक एकता और सुव्यवस्था स्थापित हुई। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद पहली बार गुप्त काल के दौरान जो ये बड़े राजा हुए जिन्होंने पूरा साम्राज्य एक बनाया था, तो पहली बार फिर से राजनीतिक एकता का स्थापना हुई थी। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ। अब यहाँ पर गुप्त काल में एक नई चीज़ हमको देखने को मिली, जो हमने पढ़ा था कि
चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के पहली बार चलाए थे, तो पहली बार अर्थव्यवस्था में मुद्रा आई थी। उद्योग और व्यापार प्रोन्नत थे, उन्नत अवस्था में थे। कला और साहित्य का विकास तथा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार भी गुप्त काल में हुआ। कला और साहित्य भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि किस तरह से उसका विकास हुआ था, और भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार प्रसार गुप्त काल में हुआ। श्री अरविंद के शब्दों में, भारत ने अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में इतना पल्लवित होते हुए कभी नहीं देखा जितना गुप्त काल में इसका विकास हुआ था। अरविंद ने अपने शब्दों में कहा है कि भारत के इतिहास में कभी इतना विकास या इतना पल्लवन नहीं देखा भारतीय संस्कृति का जितना गुप्त काल में हुआ। फायान जो चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था, उसने भारत में जो भी देखा उसका वर्णन अभी थोड़ी देर पहले 1-2 लाइनें तो हमने देखी, लेकिन भारत के बारे में फायान ने क्या क्या कहा था आगे और थोड़ा इसको विस्तृत देखते हैं। चीनी यात्री फायान ने 399 से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया, यानी कुल मिलाकर के 15 साल तक भारत में घूमता रहा चीनी यात्री फायान। उसके अनुसार तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते थे। अस्पृश्यता विद्यमान थी। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ये विद्यमान थी उस समय। परंतु आम जनता का जीवन सादा और अहिंसक था। ये छुआछूत थी, पर इसके अलावा आम जनता का जीवन सादा था और अहिंसक था। बौद्ध धर्म अपनी महत्ता खो रहा था और ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्था में था। बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपनी महत्ता जो खो रहा था और ब्राह्मण धर्म जो था वो धीरे धीरे उन्नत अवस्था में आ रहा था। हमने अभी देखा था स्मृतियाँ, पुराण, ये जितनी भी थी उन सब का विकास हुआ इसी काल में। तो ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्था में गुप्त काल से हुआ। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी और इतनी उदार दंड व्यवस्था होने के बावजूद भी अपराध नगण्य थे। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर दंड व्यवस्था कठोर नहीं है तो अपराध कम है। क्या ऐसा संभव है? ये भी हम अशोक के समय में भी हमने कुछ चीज़ें ये सब देखी थी। प्रसिद्ध नगर श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी ये उजड़ने लगे थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नगर थे, ये उजड़ने लगे थे और नए नगर उज्जैन, कन्नौज ये समृद्ध हो गए थे। तो धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे थे फायान के अनुसार। उस समय कोड़ियाँ और वस्तुएं ये विनिमय का आधार थी। ये हमने पहले ही देखा था, या तो कोड़ियों से आम जनता इसका इस्तेमाल करती थी या वस्तुएं एक दूसरे को अदला बदली करके काम चलाते थे। पाटलिपुत्र के निवासी संपन्न थे जो दान और जनहित में तैयार रहते थे। पाटलिपुत्र के सभी निवासी संपन्न थे, उनकी श्रेणियाँ संपन्न थी, उनके निगम संपन्न थे और वो दान और जनहित में तैयार रहते थे। और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन सब से भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें संपन्नता बहुत ही होगी। तो दोस्तों, ये हमने गुप्त काल का साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी ये सब चीज़ें देखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।